Jai Hind students. Today we are going to start a lesson number 4, a national movements in India in the 9th standard in social science. So let's start from the introduction. India is become a slavery of the British rule from approximately 1757 to 1857. The Britishers, this 100 years, this span of the 100 years that took by the Britishers for the establishment for the British rule in our India. Britishers came in our India in the 1600. The East India Company has been established, and then after in the 1608 this seek the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and then after gradually they established there the commercial ports, the Surat, Calcutta, Mumbai, Chennai, and then after from 1757 we have studied from the 1757 the Battle of Plassey. We had studied there, and after the Battle of the Plassey, they won the 24 Parganas, collecting the tax of the 24 Parganas, and in 1764 they fought the war of the Buxar War in 1764, and they got the permissions of the collecting the tax of Bengal, Bihar and Orissa. So thus from the 1757 प्लासी के वॉर से भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का एक ऑफिशियली उन्होंने अपना यहाँ पे जो बोलते हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उसको उनको 100 इयर्स लगे ब्रिटिश एम्पायर को पूरे भारत में जो यहाँ पे जो लगाने के लिए उनको 100 इयर्स लगे। उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो गवर्नर जनरल आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो पॉलिसी अपनाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर उसके बाद जो हमने सेकेंड लेसन में जो हमने पढ़ा, विलियम बेंटिक है, फिर वेलेस्ली है, डलहाउसी है। सो डिफरेंट गवर्नर जनरल हैड एडॉप्टेड द डिफरेंट पॉलिसी टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन आवर नेशन. So these 100 years, the span of these 100 years, it is very crucial for the Indian history. ये 100 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना जो यहाँ पे भारत के अंदर जो एक जिसको बोलते पिलर मजबूत किया, एक बेसमेंट मजबूत किया, और 100 साल लगे ब्रिटिशर्स को पूरे भारत को कवर करने के लिए अलग अलग पॉलिसी के नाम से. फिर उसके बाद आफ्टर द 100 years द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म तो हमारे हजारों सालों से, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये 100 साल तक जो हमारे ऊपर जो अत्याचार किया, एक्सप्लोटेशन किया इन द एग्रीकल्चर, इन द इकोनॉमिकली, इन द सोशली, ट्रेडिशनल, रिलीजियस, व्हाटएवर, जो भी हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए उसका हमने एक रिएक्शन किया, एक प्रतिकार किया, और जो आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये पढ़ा है, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ द 1857, the great national uprising of 1857, the revolt of 1857. ये 100 साल ब्रिटिशर्स को हमारे देश के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए लगे, फिर उसका एक रिएक्शन आया, और उस रिएक्शन का नाम है द रिवोल्ट ऑफ द 1857. वीर सावरकर ने एक बुक लिखा है, और उस बुक पे उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में लिखा है, और उन्होंने उसको नाम दिया है दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई वो हुई फ्रॉम द 1857. तो 1857 के रिवोल्ट में क्या होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकली फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स. दीज आर द फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट. सोशल फैक्टर्स में कि ब्रिटिशर्स हमारे ट्रेडिशंस के अंदर बहुत से इंटरफियर करते थे, उन्होंने हमारे कस्टम्स को, रीति रिवाजों को चेंज करने की कोशिश की. इसकी वजह से एक समाज जो था वो ब्रिटिशर्स से पूरा गुस्से में था. पॉलिटिकल फैक्टर्स देखें तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग पॉलिसी अपनाकर, वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, लॉर्ड डेलहाउसी की एनेक्सेशन पॉलिसी, और ये सब अलग अलग पॉलिसी अपनाकर ब्रिटिशर्स ने राजा महाराजाओं को अपना दुश्मन बना दिया था, और जमींदारों के पास से, राजाओं के पास से जो जमीन थी वो उनके किंगडम्स जो थे वो टेक ओवर कर लिए थे. फिर इकोनॉमिकली फैक्टर तो हमारे एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स ने तहस नहस कर दिया. एग्रीकल्चर सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया, पंचायत सिस्टम को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया, जुडिशरी सिस्टम हमारी जो थी वो उन्होंने बहुत ही मतलब उसके अंदर चेंजेस कर दिए, और ये सारे हैं दैट इज द इकोनॉमिकली फैक्टर्स. और
एक है दैट इज वी कैन से दैट इज द इमीडिएट फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स थे वो 100 साल लगे ये फैक्टर्स को, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे ब्रिटिशर्स ने जो 100 साल ये जो काम किया उनका जो रिएक्शन आया। लेकिन यहां पे एक है दैट इज इमीडिएट फैक्टर्स। इमीडिएट फैक्टर्स का मतलब होता है तत्कालीन कारण। कोई भी बारूद को एक चिंगारी की जरूरत होती है तो वो ब्लास्ट होने के लिए, वो आग पकड़ने के लिए, कोई भी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो ऑलरेडी ये 100 साल का जो बारूद था, ये जो हमारे अंदर जो गुस्सा था वो भरा हुआ था, लेकिन उसको जरूरत थी एक चिंगारी की, एक स्पार्क की। और ये स्पार्क हुआ दैट इज फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ द एनफील्ड राइफल, मंगल पांडे, जो आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में यू हैड ऑलरेडी स्टडीड रिगार्डिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द मंगल पांडे। तो मंगल पांडे एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिटिश आर्मी के अंदर, और उस आर्मी के एनफील्ड राइफल का जो कार्टेजियस है वो मुंह से तोड़कर उसके अंदर उसका गोला बारूद भरना होता है। अभी वो कार्टेजियस काउ और पिग के जो फैट्स है, एनिमल्स के फैट से वो बना था, और इसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो मुस्लिम और हिंदू जो लोग थे उन्होंने उसको टच करने से मना कर दिया, और उसकी शुरुआत की मंगल पांडे ने उसकी लीडरशिप लिया और सबको बोला कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट होगा अगर हम ये मुंह में से तोड़ते हैं तो, क्योंकि गाय हिंदू के लिए पवित्र है और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए वो नापाक है। वो उस सुअर का जो है वो उनको वो नापाक गिनते, अपशुकन गिनते। तो ये दोनों चीज थी, वो हिंदू और मुस्लिम के धर्म को भ्रष्ट करती थी। इसकी वजह से उन्होंने, मंगल पांडे ने उसको टच करने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली उसको टच करवाया तो मंगल पांडे ने बंदूक में से शूट करके एक ब्रिटिश ऑफिसर को जख्मी किया या मार भी दिया। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा हो जाती है और इसके बाद शुरू हो जाता है रिवॉल्ट। एक ये चिंगारी मिल गई और इसके बाद पूरे भारत के अंदर रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा था कि अलग अलग जो लीडर्स थे, जैसे नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तो दिल्ली से, मेरठ से ये स्टार्ट होता होता पूरे भारत के अंदर, गुजरात और अलग अलग प्रदेशों में ये पूरा रिवॉल्ट फैल गया। लेकिन ये रिवॉल्ट फेल हुआ। अगर ये रिवॉल्ट सक्सेस हो जाता तो वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस ऑन 1857, हमको 1857 में ही भारत आजाद हो जाता। लेकिन ये रिवॉल्ट जो था वो अनसक्सेसफुल हुआ था। यू ऑलरेडी स्टडीड व्हाई, बिकॉज ऑफ द देयर इज नो सेंट्रल लीडरशिप, लैक ऑफ द मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। डेट जो डिक्लेयर थी उससे पहले ये रिवॉल्ट जो था वो चालू हो गया था, और एक साथ चालू नहीं हुआ था। ये जो रिवॉल्ट थे ये पूरे भारत में एक साथ चालू नहीं हुआ था। एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सब अपने अपने प्रदेश को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो दिल्ली का बहादुर शाह जफर हो, रानी लक्ष्मीबाई हो या कोई भी प्रदेश, वो अपने प्रदेश को मुक्त कराना चाहते थे ब्रिटिशर्स को। पूरे भारत जो था, हिंदुस्तान को ब्रिटिशर्स से मुक्त करवाना, ऐसी जो विचारधारा थी अभी तक वो बनी नहीं थी। सेंट्रल कोई लीडरशिप नहीं थी। आर्म्स एंड एम्यूनेशन मॉडर्न उस टाइम के जो थे, कंटेम्पररी टाइम के जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन वो हमारे पास नहीं थे। हमारे पास जो थे वो ट्रेन्ड सोल्जर्स नहीं थे। तो दीज आर द रीजन टू फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। तो ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया, दैट इज अबाउट द 1857 रिवॉल्ट एंड फेल ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद ये रिवॉल्ट फेल होता है, फिर उसके बाद एक चेंजेस आता है। ब्रिटिश जो क्राउन, अभी तक जो हमारे देश के अंदर जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1757 से 1857 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। रिवॉल्ट के बाद वहां की जो क्वीन जो थी, जो इंग्लैंड की, उन्होंने एक ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन को ला दिया। एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ और उन्होंने रिलीजियस मैटर में इंटरफियर करना बंद कर दिया। तो ये जो चेंजेस है जो 1857 रिवॉल्ट के बाद, सबसे बड़ा हम चेंजेस कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया इज अंडर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इंस्टेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट जो थी, पहले वो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल और उसके बाद उसका नाम बन गया वाइस रॉय। वाइस रॉय मतलब जो ब्रिटिश क्वीन के अंडर में जो यहां पे ऑफिसर अपॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड द वाइस रॉय। तो ये चेंजेस हुआ आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857।
उसके बाद अगर देखें तो मेन इंसिडेंट में दैट इज द टॉपिक ऑफ दैट इज द बॉयकॉट एंड द इंडिजीनियस मूवमेंट्स इन अवर नेशंस। द इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी। तो ये सब क्या है, उसके बाद हमारे देश के अंदर अलग अलग वाइसरॉय अपॉइंट हुए। हमारे देश के अंदर इन 1899 टू 1905 एक वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, जिसको गवर्नर जनरल 1857 से पहले उसको गवर्नर जनरल बोलते थे। तो गवर्नर जनरल वाइसरॉय था, दैट इज द लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल जो था हमारे देश का, अगर बंगाल हम आजाद भारत से पहले का अगर बंगाल जब बोलते हैं तो आज का बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड उड़ीसा, ये पूरा रीजन वो गिना जाता था, दैट इज द बंगाल प्रोविंस। बहुत ही बड़ा रीजन होता है। सोच लो आज का बांग्लादेश, आज का बिहार स्टेट, आज का वेस्ट बंगाल और आज का उड़ीसा, ये चार रीजन को बहुत ही बढ़ाकर हो जाता था, दैट इज द बंगाल प्रोविंस। एंड दैट बंगाल प्रोविंस वाज वेरी प्रॉस्पेरियस, बहुत ही वो एकदम प्रॉस्पेरियस था। बहुत ही वहां पे बंगाल ब्रिटिशर्स सूरत में पहला अपना यहाँ पे कोठी बनाते, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते बंगाल के अंदर। बंगाल को उन्होंने ये पूरे 100 साल के अंदर बंगाल का एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वहां तहस नहस कर दिया। वी हैड स्टडीड इट, दैट इज इन द प्रीवियस लेसन। इसके बाद ब्रिटिशर्स वांटेड टू डिवाइड द बंगाल ऑन द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल, क्योंकि बंगाल के अंदर दो धर्म के लोग मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम। और ये यूनिटी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स के जो चार उनके मेन जो पॉलिसी है, साम दाम दंड भेद, जो चौथा जो था दैट इज अ डिवाइड एंड रूल, उसका बहुत यूज करते थे ब्रिटिशर्स, दैट इज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स ने अपना ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और 1905 में गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय जो था लॉर्ड कर्जन हैज डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन मतलब हिंदू मेजोरिटी एक साइड, मुस्लिम मेजोरिटी एक साइड, और दोनों को आपस में लड़वाना और उनकी यूनिटी को तोड़ना, ये मेन उसका गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कर्जन, उसका मेन एम था। और नाम उसने दिया बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, क्योंकि उसने लोगों को, जनता को ऐसा बताया भाई बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट, उसको चलाना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसकी वजह से हम बंगाल का जो है वो हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो लेकिन पब्लिक जो है वो सब जान चुकी थी कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हो रहा है। उनको बंगाल का जो पार्टीशन है वो यूनिटी तोड़ने के लिए और डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी का ही पार्ट है, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसके बाद हमारे देश के अंदर एक मूवमेंट चली, बंगाल के अंदर एक क्रांतिकारी मूवमेंट चली जिसका नाम था बंग भंग मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 8th स्टैंडर्ड अबाउट द बंग भंग मूवमेंट। बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल करने के लिए वहां के लोगों ने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम था बंग भंग मूवमेंट। उस टाइम पे आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, और उसके अंदर एक चैप्टर है वंदे मातरम, जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम जैसा उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। राष्ट्रीय गीत है हमारा, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जनगण मन। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय गान, दैट इज द जनगण मन, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो ये आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बुक लिखी, जो उसका एक नॉवेल था आनंद मठ, उसका चैप्टर था वंदे मातरम, और वंदे मातरम इज बिकम अ फेमस स्लोगन। कोई भी मूवमेंट को, कोई भी जो रिवॉल्ट को, या तो कोई किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसको एक स्लोगन चाहिए, एक स्लोगन से जोश आता है, हिम्मत आती है, अवेयरनेस आता है। तो वंदे मातरम इज बिकम द वेरी स्ट्रॉन्ग स्लोगन एट द टाइम ऑफ द बंग भंग मूवमेंट। बंग भंग मूवमेंट को मेनली 3 हिस्सों में टेक्स्ट बुक में दिया है। फर्स्ट, दैट इज द एडॉप्ट द इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी जो है उसको ही अपनाओ, एडॉप्ट द इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाओ। बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, विदेशी माल सामान को जो ब्रिटिश से आते थे, जो इंग्लैंड से आता था, उसको बॉयकॉट करो। एंड एडॉप्ट द नेशनल एजुकेशन। ये 3 हिस्सों में जो थी बंग भंग मूवमेंट जो थी वो चली। फर्स्ट, दैट इज एडॉप्ट द इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स,
boycott the foreign products and adopt the national education. तो हमने जो स्वदेशी चीजें अपनाई, इसलिए विदेशी से, इंग्लैंड से जो, मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था, इंग्लैंड से जो सिगरेट आती थी, जो प्रोडक्ट्स आते थे, परफ्यूम्स आते थे, और जो भी कस्टम, जो कटलरी की जो सारी चीजें आती थी, वो हमने यूज करना बंद कर दिया। और आज के टाइम का ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ हम नाम का ही बॉयकॉट करें और यूज करें। उस टाइम पे इस बहुत ही मतलब ऐसे नेशनलिस्ट टाइप ऑफ द पर्सन हमारे देश के अंदर थे, तब जाके हमको ये आजादी मिली कि एक बार डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोई नहीं यूज करेगा, तो पूरे भारत के अंदर उसका एक जबरदस्त उनको स्ट्रॉन्ग उनको सपोर्ट मिलता था। और इंडिजीनियस मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से लोगों ने फॉरेन, जो इंग्लैंड खास करके जो चीजें आ रही थी वो यूज करना बंद कर दिया। इसकी वजह से बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर, और वहां की पार्लियामेंट में फिर इसके ऊपर डिस्कस हुआ, और बाद में उन्होंने 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल करना पड़ा। तो एक पहला और एक आखिरी हम कह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा एक जो रिजल्ट जो लेकर आए, दैट इज द कैंसल ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो पार्टीशन की शुरुआत किया था 16 अक्टूबर 1905 1905 में उन्होंने डिक्लेयर किया था, और उस दिन को बंगाल के लोगों ने डिक्लेयर किया था एज अ नेशनल मॉर्निंग डे, राष्ट्रीय शोक दिवस। 16 अक्टूबर 1905, आगे का आएगा 16 अक्टूबर, दैट इज अ डायरेक्ट एक्शन डे। फिर देखना भाई कितनी पॉलिसी चेंज हो जाती है हिंदू मुस्लिम की। यहां पे 16 अक्टूबर 1905 वो लोग आपस में मिलकर मनाते हैं नेशनल मॉर्निंग डे, राष्ट्रीय शोक दिवस, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध करने के लिए। और इनका जो रिजल्ट मिला उनको 1911 में, और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके सामने झुक गई, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में कैंसल करना पड़ा। सो दिस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंडिजीनियस मूवमेंट्स, बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट्स इन इंडिया। तो ये जो लेसन के जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ये हमने वीडियो में पढ़ा, उसके बाद हमने 1857 रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल द मूवमेंट्स। In the next video we will study about the Muslim League. In next video we will study about the birth of the development of the extremely revolutionaries. ये सारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हिंदू और मुस्लिम एक होकर जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन कैंसिल करवाया, वही मुस्लिम बाद में फिर जो थे वो मुस्लिम लीग अपना एक अलग पूरा नेटवर्क बनाती है, अपना पूरा एक अलग मूवमेंट चलाती है, और किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के अंदर ब्रिटिशर्स यहां पे जो था उनको यहां पे वो शिकस्त मिली पार्टीशन ऑफ बंगाल में, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ी उनको सफलता मिली। वो सफलता थी हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो बिटरनेस को बढ़ाना और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना, और उसके बाद हमारी जो आजादी की जो लड़ाई थी, फिर बाद में हिंदू और मुस्लिम वो अपने अपने अलग अलग तरीके से फिर ये आगे शुरू होती है। तो ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इन 1906 से लेकर बाद में हम 1947 तक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मुस्लिम लीग एंड एक्सट्रीमली दैट इज अ बर्थ ऑफ द रेवोल्यूशनरी इन आवर नेशन। भारत देश के अंदर जो रेवोल्यूशनरी की शुरुआत जो हुई, क्रांतिकारी जो थी, जो हिंसा, जो वायलेंट में बिलीव करते थे मातृभूमि को अपने आजाद करवाने के लिए, तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। I hope that you have very well understood the topic of today's video. In next video, we will continue with our next topic of the lesson number 4. Jai Hind.